Okay, hello everyone. Very good afternoon to all of you. I once again welcome you all. चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे को बताइए दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके टू एवरीवन. चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए दैट ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके, सो वी कैन कंटिन्यू. चलिए, सो वी आर नाउ लाइव. ओके, सो एवरीवन प्लीज टू कमेंट दैट ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके. तो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं. देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था इन्फ्लेशन के बारे में ऑन द लास्ट सेशन, है ना. और ये इन्फ्लेशन का आज हमारा सेकेंड सेशन है. मुद्रास्फीति, दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन. इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या देते हैं, मुद्रास्फीति. दिस इज कॉल्ड एज मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इन्फ्लेशन का आज हमारे पास ये सेकंड टॉपिक है या सेकंड सेशन है. ठीक है, इन्फ्लेशन. ठीक, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इफ विद इन अ इकोनॉमी कंटिन्यूअसली प्राइस ऑफ द कमोडिटी सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, दैट सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन, है ना. किसी अगर इकोनॉमी में लगातार वस्तुओं सेवाओं के दाम अगर बढ़ते चले आ रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लीड्स टू इकोनॉमी इनटू इन्फ्लेशन. लगातार वस्तुओं सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं तो आप किस सिचुएशन में इंटर कर जाएंगे, आप इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे. फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड्स बात किया था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था. हमने टाइप्स और स्टेजेस दोनों के बारे में डिस्कशन किया था. जब मैंने टाइप्स के बारे में आपको बताया था तो टाइप्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि टाइप्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था टाइप्स में इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, रीफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति और मुद्रास्फीति जनित मंदी या फिर स्टैगफ्लेशन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था. साथ ही साथ हम लोगों ने डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की महंगाई की दर कितनी चल रही है उसके हिसाब से हम लोगों ने स्टेजेस भी पढ़े थे. स्टेजेस अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, रेंगती, चलती, दौड़ती, उछलती, अति मुद्रास्फीति. रेंगती में क्या था, 0 to 4% इन्फ्लेशन रेट है तो क्रीपिंग या फिर रेंगती. 4 से 7% है तो वॉकिंग या फिर चलती हुई मुद्रास्फीति. 7 से 10% है रनिंग या फिर दौड़ती हुई. 10 से अगर 20% है तो उसको हम लोग जंपिंग या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, द्रुत या फिर उछलती मुद्रास्फीति कह रहे थे. और अति मुद्रास्फीति है, स्टैग हाइपर इन्फ्लेशन है, सो दैट इज अबव 20%. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्विकली मैं आपको ग्राफ के थ्रू जो है वो सारा पॉइंट फिर से रिकॉल करा देता हूँ, फिर आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने ये पॉइंट्स जो है डिस्कस किए थे लास्ट सेशन पे, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है कंटिन्यूसली आपको जो है इन्फ्लेशन का, ये आपको इस तरीके का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोग रखते हैं नॉर्मल प्राइस लाइन. ये नॉर्मल प्राइस लाइन क्या होता है, जहां कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जहां पर वस्तुएं एवं सेवाएं अपने नॉर्मल प्राइस लाइन पर बिक रही हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल प्राइस लाइन कहते हैं. हाँ, इंग्लिश में नाम ज़्यादातर आए हैं, है ना, नाम इंग्लिश के ज़्यादातर आए हैं. स्टैगफ्लेशन का तो नाम इंग्लिश में ही पूछा गया. बाकी मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, जब क्वेश्चन देखिए आपका पेपर जो आता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो आपके लिए कंफर्टेबल रहता है कि इंग्लिश भी दिया रहता है, हिंदी भी दिया रहता है. अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा डाउट होता है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में थोड़ा डाउट होता है तो आप हिंदी में कवर अप कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर कवरिंग द इंटायर सेशन थ्रू द बाईलिंगुअल. इसीलिए हम लोग सारा का सारा सेशन बाईलिंगुअल पढ़ रहे हैं. मैंने तो पहले के सभी टॉपिक हिंदी में याद कर रखे हैं. थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानिए, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानिए. कई बार क्या होगा, हिंदी के वर्ड्स में अगर कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा इंग्लिश का वर्ड प्रायोरिटी में रख के एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट माना जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी जानिए, है ना. इसीलिए मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा दोनों चीज़ें रहें, है ना. चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि मैंने आपसे कहा था अगर लगातार वस्तुओं सेवाओं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये सिचुएशन क्या थी, ये सिचुएशन थी किसकी, इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन या फिर इसी को हमने नाम दिया था मुद्रास्फीति. ठीक, अगर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंड्स कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करते हैं, मुद्रास्फीति की दर को अगर हम घटाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने नाम दिया था क्या, इसको कहा था डिसइन्फ्लेशन. इसको नाम दिया था हमने डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन मतलब इसको हमने नाम दिया था मुद्रा अपस्फीति.
व्हाट इज मुद्रा अपस्फीति या फिर डिसइंफ्लेशन? व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वी आर रिड्यूसिंग। जब हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब महंगाई की दर को हम कम करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिसइंफ्लेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए एंड वी हैव एंटर्ड विद इन द नेगेटिव लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मुद्रास्फीति की ऋणात्मक दर ये नेगेटिव लेवल पर अगर हम चले आते हैं, नेगेटिव लेवल आ जाता है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को होता है, इसको हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, डिफ्लेट मतलब कंप्रेशन। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसको भाई हम लोगों ने नाम दिया था मुद्रा संकुचन, या फिर डिफ्लेट करना, या फिर कंप्रेस होना, सिकुड़ना। और फिर अगर दोबारा आपके पास महंगाई आती हुई आपको देखने को मिलती है, वापस फिर से धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो इसको हमने नाम दिया था क्या? रीफ्लेशन। रीफ्लेशन, रीफ्लेशन को हम लोगों ने नाम दिया था मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति या फिर डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये मुद्रा संस्फीति था। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, ये सब हमने देखा। और अगर इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन, मतलब महंगाई के साथ साथ अगर मंदी का दौर आपको देखने को मिले, जिसमें लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मुद्रास्फीति की धीमी विकास दर, साथ ही साथ जो है हायर अनएम्प्लॉयमेंट, अधिक बेरोजगारी, और साथ ही साथ मुद्रास्फीति, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस आपको साथ में देखने को मिलती विद इन द इकोनॉमी, सो विल से दैट वी हैव एंटर्ड विद इन द स्टैगफ्लेशन सिचुएशन। और मैंने आपको बताया था स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी की अगर सिचुएशन आती किसी इकोनॉमी में, तो उससे लड़ना, उससे फाइट करना काफ़ी टफ होता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि आप महंगाई को कम करने की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी हो जाती है। और अगर आप अर्थव्यवस्था की विकास दर और जो है बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर पैसे डालते हैं इकोनॉमी में बूस्टअप करने के लिए, अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए, तो फिर क्या होता है? फिर इन्फ्लेशन भागना शुरू हो जाती है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या पड़ा था? इन्फ्लेशन विथ डिसइन्फ्लेशन, महंगाई के साथ साथ मंदी का दौर, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा रिसेशन के बारे में यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले स्टैगफ्लेशन सभी को क्लियर है, महंगाई के साथ साथ मंदी, इन्फ्लेशन भी और डिसइन्फ्लेशन भी। और मैंने आपको करंट टाइम का सिचुएशन भी आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिनेरियो आपको देश में देखने को मिल रहा है, उसमें हम धीरे धीरे स्टैगफ्लेशन की तरफ एंटर कर रहे हैं, जिसमें अगर हम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक तरफ आरबीआई लगातार सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चूंकि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, तो उसका हमारे इकोनॉमीज में भी फर्क आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्रीज में, स्पेशली आईटी इंडस्ट्रीज में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें ले ऑफ चल रहा है, और दुनिया भर की बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जो है अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही हैं नौकरी से। तो उसका भी असर आपको थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, उसमें ऐसा देखने को मिला कि अमेरिका के लगभग 86 प्लस बैंक्स बंद हो सकते हैं या फिर काफ़ी बुरी तरीके से घाटे में आ सकते हैं, और वो एक ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैंकिंग आपदा या एक बैंकिंग संकट शुरू कर सकता है। बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, और बैंकिंग के तौर पर संकट शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो ध्यान रखिएगा सभी के सभी देशों की इकोनॉमीज़ पर, अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन ये इंडिकेट करती है दैट यस, ये साल एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दुनिया की सबसे तेजी अर्थव्यवस्था के तौर पर तो हम बहुत अच्छा करेंगे, बट अगर ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, ग्लोबल सिचुएशंस अच्छी नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में अगर अच्छा नहीं हुआ, तो उसका बुरा असर हम पर भी पड़ने वाला है। हम उससे पूरी तरीके से बिल्कुल बच नहीं सकते, ठीक है। तो उसका असर आएगा हम पर भी। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम यू ऑल, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, अगर आप कोई बुक प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं, तो आप घटना चक्र का एमसीक्यू सेगमेंट आता है, घटना चक्र पब्लिकेशन का, तो घटना चक्र पब्लिकेशन का एक एमसीक्यू सेगमेंट आता है, तो उसका आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से आपको अच्छे एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं, सो यू कैन यूज़ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इतनी बातें हम सभी को समझ में आ गई, ठीक। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ रिसेशन की, आर्थिक मंदी की, है ना। तो चलिए देखिए क्या होता है। अगर किसी इकोनॉमी में, देखिएगा ध्यान से, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर ये मुद्रा संकुचन की अवस्था है ना, ये क्या है, ये
आपका नेगेटिव लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ये मुद्रा संकुचन की अवस्था या नेगेटिव लेवल ऑफ इन्फ्लेशन 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने या उससे अधिक समय तक लगातार बनी रहती है। इफ इन अ इकोनॉमी कंटिन्यूअसली नेगेटिव लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, तो अगर किसी इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर तक या 6 महीने या उससे अधिक समय तक लगातार माइनस में महंगाई का सिचुएशन बना रहे, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमी में क्या आ गया है, रिसेशन आ गया है। इकोनॉमी में क्या आ गया है, रिसेशन आ गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक मंदी, है ना। आर्थिक मंदी की, यार अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर शुरू हो गया है, एंड इकोनॉमी इज इन द बिग ट्रबल, अर्थव्यवस्था काफ़ी समस्या में है या काफ़ी संकट में है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रिसेशन क्या होता है, तो आप सीधा सा आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में लगातार 6 महीने तक नेगेटिव में इन्फ्लेशन बनी रहे, मतलब मुद्रा संकुचन की अवस्था बनी रहे, या जीडीपी की ग्रोथ लगातार नेगेटिव बनी रहे 6 महीने तक। तो कई सारी परिभाषाओं से अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं रिसेशन को, है ना। तो जब हम जीडीपी वाला पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे, बट अभी फिलहाल ये देखिए 6 महीने या उससे अधिक समय तक लगातार अगर ऐसे हालात बने रहे तो हम इंटर करेंगे रिसेशन में। अब अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन। ये आखिरकार ये जो रिसेशन होता है या आर्थिक मंदी आती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना, इसका असर क्या पड़ता है, रिसेशन का आखिरकार इम्पैक्ट क्या है। अगर आर्थिक मंदी आती है तो भाई इसका असर क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, चलिए मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि रिसेशन के टाइम में, आर्थिक मंदी के टाइम में मेरे को ये बताइए, लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा होगा या कम पैसा होगा। और इस सवाल का अगर आप सही जवाब बताते हैं तो हम रिसेशन को आराम से समझ सकते हैं। बताइए, at the time of the recession the people will have more money within the pocket or less money within the pocket। लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा होगा या भाई लोगों की जेब में कम पैसा होगा। What you think? The people will have more money within the pocket or less money, ज़्यादा पैसा या कम पैसा, if there is a situation of recession। मंदी के दौर में आपको क्या लगता है, what you feel? बताइए रिसेशन के टाइम में क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा या कम पैसा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों ने कि सर रिसेशन के टाइप में लोगों के पास कम पैसा होगा। बहुत अच्छा, कम पैसा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक एक कंसेप्ट कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, देखिएगा। देखिए लोगों के पास कम पैसा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एक पढ़े लिखे लोगों की भाषा में, आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आप थोड़ा सा समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ लोगों के पास कम पैसा है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं दैट लिक्विडिटी ऑफ मनी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं लिक्विडिटी ऑफ मनी, दैट की मुद्रा की तरलता। इसका मतलब मैंने लिख दिया कि भाई लोगों के पास मुद्रा की तरलता क्या है, कम है। लोगों के पास कम पैसा, दैट मीन्स सिंपली आई एम सेइंग दैट द पीपल आर हैविंग लेस लिक्विडिटी ऑफ मनी। लोगों के पास क्या है, कम पैसा है, ठीक है। वी नो दैट जब लोगों के पास कम पैसा है, जब लोगों के पास पैसा कम है, तो लोग क्या करेंगे, बाजार में कम डिमांड करेंगे। भाई पैसा कम है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो मैं बाजार में कुछ खरीदने जाऊंगा क्या, कोई डिमांड क्रिएट करूंगा नहीं। व्हेन द लिक्विडिटी ऑफ मनी इज लेस, सो डिमांड विल बी ऑल्सो लेस, तो मांग भी क्या होगी, कम होगी। अब हमें पता है जब लिक्विडिटी ऑफ मनी कम है, मुद्रा की तरलता लोगों के पास नहीं है, तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कमोडिटीज़ और सर्विसेज के प्राइस इन जनरल कंडीशन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए, जब डिमांड कमोडिटी सर्विसेज की नहीं होगी, तो धीरे धीरे उनके वस्तुओं के प्राइस या वस्तुओं के जो मूल्य है उसमें आपको तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी। एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज विल गो डाउन। वस्तुओं सेवाओं के दाम आपको क्या होंगे, घटते हुए या कम होते हुए देखने को मिलेंगे। जब लगातार वस्तुओं सेवाओं के दाम गिरते चले जाएंगे, तो मेरे को ये बताइए इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको पता है लगातार वस्तुओं सेवाओं के दाम अगर गिरते चले जाते हैं तो हम नेगेटिव लेवल में इंटर कर जाएंगे, और इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, मतलब नेगेटिव लेवल में चली जाएगी। इसी हालात को मुद्रा संकुचन कहते हैं, जब मुद्रास्फीति नेगेटिव लेवल में चली जाए। तो अभी सीधी से मैं बना रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन को हमने काफ़ी गिरा दिया। भाई प्राइस गिरा तो इन्फ्लेशन क्या होगी, गिरेगी। समझ के चलिएगा, रटिएगा मत, ठीक। इन्फ्लेशन क्या होगी, गिरेगी। और मेरे को भाई ये बताइए
जब महंगाई की दर बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो इसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी कि या घटेगी? वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, चलिए बताइए, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा? When the inflation rate will be high, so the value of money will go down or up. ये वैल्यू ऑफ मनी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? बताइए, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी कि गिरेगी? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन का समझने के लिए. वी गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस थ्रू दिस वन. बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके. बताइए, वैल्यू ऑफ मनी इज विल गो डाउन और विल इंक्रीज. पैसे की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी? बताइए सभी लोग, कमेंट करिए भाई. वैल्यू ऑफ मनी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी या बढ़ेगी? चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. यहाँ देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर बढ़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कम होगी. ठीक है, चलिए देखिएगा. पहले में 1 kg, चलिए 1 लीटर, पहले में क्या करता था, 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल या फिर फ्यूल, 1 लीटर पेट्रोल या फिर फ्यूल जो है, तेल जो है, पेट्रोल लाता था 50 रुपए का. ये ले सपोज बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2015 की ले सपोज मान लेते हैं ऐसा. आज की डेट में वही पेट्रोल, कोई भी कुछ नया नहीं है, पेट्रोल पेट्रोल वही है, क्वालिटी वगैरह सही है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम. वही पेट्रोल आज की डेट में मेरे को पड़ता है 100 रुपए का. तो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है, उससे भी पूछूं तो यहाँ क्या हो रहा है, तो बताएगा साहब महंगाई आ गई है. पहले वही चीज़ अपने को मिलती थी कितने की, 50 रुपए की, अब वही चीज़ अपने को मिल रही है 100 रुपए की. तो आम आदमी भी बोलेगा साहब महंगाई आ गई है और चीज़ अपने को महंगी मिल रही है. ठीक, तो महंगाई है, ये बात तो हम सभी को अच्छे से समझ में आ रही है. अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. लेट्स चेक इट. पहले मैं 50 रुपए के नोट को भेजता था बाजार में, ये भाई टहलते हुए जाता था और आराम से 1 लीटर पेट्रोल भर के ले आता था. 50 रुपए के नोट की इतनी पावर थी, 1 लीटर पेट्रोल आराम से लाता था. आज उसी 50 के नोट को, आज उसी 50 रुपीज़ के नोट को अगर मैं बाजार में भेजूं और इससे कहूं कि भाई तुम 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, तो क्या ये ला पाएगा? नहीं. ये कितना लाएगा? बस ½ लीटर पेट्रोल ही ला पाएगा. और ऐसे 50-50 के अगर दो नोटों को मैं भेजूं, तब भाई ये दोनों लोग मिलकर 1 लीटर पेट्रोल जो है वो ला पाएंगे. इसका मतलब आपको सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है, जब कभी भी किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं सेवाओं के दाम बढ़ेंगे, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, जो पैसे की वैल्यू है वो क्या होती है? गिरती है हमेशा. और ये किसी भी इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होता है. ठीक है, हाँ, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? गिर जाएगी. ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि पहले किसी चीज़ को हम 50 का ले आते थे, अब वही चीज़ हम 100 की ले आ रहे हैं. प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, कमोडिटी वही है, सर्विस वही है, उत्पाद वही है, सेवा भी वही है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती? गिर जाती. तो यहाँ आप देखिए पैसे की वैल्यू क्या हो गई? गिर गई. इसका मतलब अगर किसी भी देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उस देश में असर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ मनी विल कंटिन्यूसली गो डाउन, है ना. महंगाई अगर कम हो रही है, सो वैल्यू ऑफ मनी आपको बिल्कुल घटी हुई देखने को मिलेगी. ठीक, हाँ, धीरे धीरे हम करेंगे, धीरे धीरे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल आप कवर अप कर सकते हैं, है ना. हमने डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कई सारी चीज़ें पढ़ी है ना, बिल्कुल कर सकते हैं. मैं आपके प्रीवियस ईयर में, अभी जो पिछले 1-2 सालों में सारे क्वेश्चंस मैं आपके बोर्ड पर करा दूंगा. डोंट वरी, डोंट वरी, वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके मैं इकोनॉमिक्स के आपके एक साथ करा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए. बिल्कुल, पहले टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिए, है ना. गो थ्रू द टॉपिक्स. चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? गिर गई. ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी गिरती है अगर किसी की, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. वैल्यू ऑफ मनी को गिरने के साथ साथ हम यहाँ पर एक और लाइन लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि अगर महंगाई बढ़ती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया,
इफ द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, महंगाई की दर गिरती है, तो वैल्यू ऑफ मनी है ना, महंगाई की दर यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो गई है, गिर गई है। अच्छा चलिए यहाँ पर हम दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस देखिए, यहाँ पर हमने देखा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू गिरती है, लेकिन हमारा तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना, सॉरी देखिए यहाँ पर तो हमारा उल्टा है ना, यहाँ हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन क्या हो रही, गिर रही है, पैसे की तरलता क्या है, कम है, पैसे की तरलता कम है तो मांग कम है तो प्राइस गिरा, और महंगाई कम हो गई, भाई महंगाई कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी कहाँ भाई, अब तो ये बढ़ेगी ना। हम लोग वहां केस देख रहे थे इन्फ्लेशन का, यहाँ केस क्या है, डी इन्फ्लेशन का, डिसइन्फ्लेशन का। यहाँ केस किसका है, डिसइन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन का, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, थोड़ा सा इंप्रूव होगी। ठीक है, अब चलिए इसी चीज को अब हम समझते हैं कि भाई ये देश के लिए अच्छा है कि नहीं, इसके हिसाब से तो मंदी अच्छी होनी चाहिए। भाई अगर ऐसा है तो इसके हिसाब से तो मंदी अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये मैंने ये नहीं देखा था, ये देखिए ये क्लियर है, कंसेप्ट सभी को क्लियर है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी, और इन्फ्लेशन अगर कम होगी तो अपोजिट हो जाएगा, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये चीज अच्छा है देश के लिए या खराब है, मतलब इकोनॉमी के लिए देखिए अच्छा है कि खराब है, लेट्स चेक इट, देखते हैं। कोई कंपनी है, कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति है, वो अपना प्रोडक्ट जो है, ये कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचना चाहती है। कितने का बेचना चाहती है भाई, 100 रुपए का। लेकिन समस्या ये है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, 100 रुपए में बिक ही नहीं रहा भाई, डिमांड ही नहीं आ रही। तो मजबूरी में ये क्या करेगा, मजबूरी में थोड़ा सा इसका दाम घटाएगा, चल भाई 100 का नहीं बिक रहा है, काम करते 90 का बेच देते हैं, हो सकता है बिक जाए। अभी भी लोगों के पास पैसा नहीं है तो मांग गिर रही है, तो दुकानदार मजबूरी में बेचना है, 50 का बेच दें। लेकिन ये जब 50 का बेचेगा तो इस कंपनी को थोड़ा सा घाटा होगा, तो कंपनी घाटे की भरपाई करने के लिए क्या करेगी, दो चार लोगों को कंपनी से जॉब से बाहर निकाल देगी कि चलो भाई तुम घर पे जाओ, आराम करो, और तुम्हारी सैलरी बची रहेगी, काम अपना चलेगा। पता चला 50 में भी नहीं बिक रहा है, 30 में बेचना पड़ रहा है, दो चार लोगों को और नौकरी से निकाल दिया गया, इनकी भी जॉब चली गई। अब 30 में भी नहीं बिक रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगी कंपनी, कंपनी जब कंपनी में लोग काम ही नहीं कर रहे, सब लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, तो कंपनी में लग जाएगा ताला, कंपनी हो जाएगी बंद। इसका मतलब नेगेटिव लेवल ऑफ इन्फ्लेशन का कितना खतरनाक इंपैक्ट होता है कि डिमांड बिल्कुल गिरती जाती है, प्राइसेस गिरते जाते हैं, इंडस्ट्रीज विल बी इन ह्यूज लॉस, एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ऑल्सो वेरी हाई। तो आर्थिक मंदी के केस में सबसे बड़ा असर क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो औद्योगिक संस्थान है उनको भारी नुकसान होता है, इंडस्ट्रीज को क्या होता है, काफ़ी अधिक नुकसान होता है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, और बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। तो ये रिसेशन में सबसे घातक जो है, या सबसे इम्पैक्टफुल जो इफेक्ट है, सबसे साइड इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, वो ये होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहे, बना लीजिए इसको, फिर लिखते हैं इसको। तो इसको चलिए मैं लिख देता हूँ, लिखिएगा। आर्थिक मंदी की अवस्था में, आर्थिक मंदी की अवस्था में आर्थिक मंदी की अवस्था में औद्योगिक संस्थानों को औद्योगिक संस्थानों को अधिक नुकसान होता है, नुकसान होता है, तथा तथा
साथ ही बेरोजगारी की समस्या तथा साथ ही बेरोजगारी की समस्या अधिक बढ़ जाती है. Okay, so at the time of the recession, the industries will be in huge loss and the problem of unemployment will increase. है ना. आर्थिक मंदी की अवस्था में औद्योगिक संस्थानों को अधिक नुकसान होता है तथा साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या अधिक बढ़ जाती है. निकलने के लिए इससे क्या काम किया जाएगा, इससे निकलने के लिए क्या प्रयास होगा, उसके बारे में बात करेंगे. पहले इतना लिखिए. देखिए इतने पॉइंट सभी को क्लियर हैं. कविता, राहुल, आशिल, क्लियर है? देखिए आप सभी लोगों को क्लियर है पॉइंट्स. ओके, सभी को क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा. चलिए देखते हैं. अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा पॉइंट, है ना. पॉइंट ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या चल रही है. हमारे पास चल रहा है रिसेशन की प्रॉब्लम, है ना. वी आर बेसिकली विद इन द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन. हम लोग रिसेशन की समस्या में हैं. क्या क्या अपने पास दो प्रॉब्लम अपने पास बड़ी है. अपने पास प्रॉब्लम क्या है? एक तो इंडस्ट्रीज आर इन ह्यूज लॉस. इंडस्ट्रीज क्या है? लॉस में है. साथ ही साथ क्या है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है. लोगों के पास जॉब लॉसेस हैं. ठीक है, ये यहाँ पर जॉब चली गई है. ये पहली प्रॉब्लम ये है, इंडस्ट्रीज लॉस में है. दूसरी प्रॉब्लम ये है, लोगों की जॉब चली गई है. और तीसरी साथ में समस्या ये है दैट द जनरल पब्लिक, द पीपल आर नॉट हैविंग मनी विद इन देयर पॉकेट. इन लोगों के पास, जो आम जनता है, जो डिमांड क्रिएट करती है, इसके पास भी भाई पैसा ज़्यादा नहीं है. इनके पास भी पैसा क्या है? कम है. ठीक. अब चलिए थोड़ा सा ये रिसेशन के हमारे हालात हैं. इंडस्ट्रीज आर इन ह्यूज लॉस, द पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स. लोगों की जॉब जा रही है और लोगों के पास भी पैसा नहीं है. ये हमारी एक्चुअल समस्या है, प्रॉब्लम है. अब चलिए समझते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए. आगे चल के हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. अभी मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं यहां से बस. आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए आरबीआई, मतलब देश में महंगाई की दर को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई अपनी एक पॉलिसी लाता है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं कनेक्ट करता हूं. उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति कहते हैं. मौद्रिक नीति में जनरली आरबीआई क्या करता है? लोन की दरों को, ब्याज की दरों को बढ़ा के और घटा के बाजार में महंगाई की दर को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. तो आरबीआई का एक तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी. अगर आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा हो, सुन रखा हो, तो आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा कि मौद्रिक नीति में आरबीआई मौद्रिक नीति की मदद से आसान भाषा में लोन सस्ता या महंगा करके महंगाई की दर को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. चलिए अब आरबीआई देखिए यहाँ पर कंट्रोल करने की पूरी प्रयास करता है, पूरा एफर्ट डालता है. आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सोचिए लोन सस्ता कर दे. देखिए आरबीआई कोशिश क्या करेगा भाई? आरबीआई जो है लोन की ब्याज दर, लोन का आईआर मतलब इंटरेस्ट रेट, लोन का ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट घटाकर, ब्याज दर को घटाकर प्रयास करेगा, ब्याज दर को घटाकर कि भाई धीरे धीरे महंगाई को क्या किया जाए, कम किया जा सके. यही करेगा. लेकिन एक बात थोड़ा सा सोचिए, हमेशा बैंक के बारे में एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा. बैंक उसको पैसा देता, बैंक उसको नहीं पैसा देता जिसको वाकई में पैसे की नीड है. जैसे मेरे को पैसे की नीड है, आप लोगों को पैसे की नीड है. अभी हम बैंक से मांगे कि भाई 50 लाख लोन दे दो, 1 करोड़ लोन दे दो, बैंक हमको लोन नहीं देगा. या कोई किसान मांगने जाए तो उसको जल्दी लोन नहीं देता. बैंक हमेशा उसको पैसा देता है जिसके पास पैसा होता है. अब आपके पास 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं,
बैंक के पास जाओगे, आराम से मर्सिडीज BMW से उतरे, बैंक से गए 50 लाख का और लोन चाहिए, 5 करोड़ का और लोन चाहिए, 50 करोड़ का और लोन चाहिए, बैंक आपको लोन भी देगा, चाय भी पिलाएगा, कॉफ़ी भी पिलाएगा। हम लोग पहुंच जाए, बैंक से गए 10 करोड़ लोन चाहिए, तो पता चला गार्ड को बता दे तो गार्ड ही गेट में ना घुसने दे। इसका मतलब क्या होता है कि पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पैसा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, जो ऑलरेडी बिल्कुल लॉस में चल रही है, जिसका प्रोडक्शन रुका हुआ, जिसकी हालत बिल्कुल खराब चल रही है, क्या उसको बैंक लोन देगा? भाई आरबीआई ने केवल बाजार में लोन की दरें सस्ती कराई हैं, पैसा तो नहीं दे रहा है ना कि लो पैसा लो ले जाओ, नहीं, लोन सस्ता ही तो कराया है। जब बैंक के पास ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी बीमार इंडस्ट्रियां पहुंचेंगी कि साहब हमको पैसा दे दो, तो बैंक वाला क्या इनको पैसा देगा? इनको भगा देगा, बोलेगा तुम तो बंद होने वाले हो, ऐसे तुमको हम क्या पैसा दें। अच्छा खासा चलता हुआ आदमी तो बंद हो जाता है, मतलब अच्छी खासी चलती हुई कंपनी तो बंद हो जाती है, और तुमको हम पैसा क्यों दे दें? अब यहां पर बात फंस रही है कि अब क्या किया जाए। आरबीआई लोन सस्ता किया है, ये आम आदमी जो है, जिसकी बेचारी नौकरी जा चुकी है, जिसके पास पैसा नहीं है, तुम कितना भी सस्ता मोबाइल दे दो ईएमआई पे, तुम कितनी भी सस्ती कार दे दो ईएमआई पे, क्या हम खरीद पाएंगे? नहीं, पैसा ही नहीं, कहां से खरीदेंगे? तो इसका मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, उससे काम नहीं चल पा रहा है। तो जब आरबीआई से काम नहीं चल पाता है तो फिर भाई सरकार को यहाँ पर आना पड़ता है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू टेक द ह्यूज स्टेप, और इसमें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है भारत सरकार का। अब यहाँ पर भारत सरकार की नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करती हैं। इन नीतियों को मैं आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट अभी थोड़ा सा चूंकि इन्फ्लेशन पड़ रहा है तो कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन की बात हो रही। भारत सरकार के पास एक नीति होती है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, या फिर इसी को कहते हैं राजकोषीय नीति। जब कहते हैं ना आरबीआई से काम नहीं बनता, इनसे नहीं हो पाता, तो सरकार अपनी राजकोषीय नीति की मदद से काम करना शुरू करती है। अब देखिए सरकार क्या कदम उठाती है। सबसे पहला अपना काम यह होना चाहिए, सरकार क्या करती है अपनी राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी की मदद से, सबसे पहले कोशिश करती है इंडस्ट्रियों की हालत को सुधारने के लिए। तो सरकार क्या अनाउंस करती है? सरकार अनाउंस करती है बेल आउट पैकेजेस। सरकार का सबसे पहला स्टेप होता है किसका? बेल आउट पैकेजेस का। सरकार अनाउंस करती है बेल आउट पैकेजेस, राहत कोष। सरकार अनाउंस करती है बेल आउट पैकेजेस, राहत कोष अनाउंस करती है। अब देखिए बेल आउट पैकेजेस क्या होता है ना? बेल आउट पैकेजेस का मतलब होता है सरकार सस्ती दरों में, अफोर्डेबल कॉस्ट में इंडस्ट्रीज को लोन देने की कोशिश करती है। सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, जिससे देश के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में चल रही, जो भी इंडस्ट्रीज ट्रबल में चल रही हैं, उनको हम पैसा देंगे, उनको मदद करेंगे। तो यहां से राहत कोष में सस्ता लोन, सॉफ्ट लोन जो है मिलेगा इंडस्ट्रीज के पास। अब इनको पैसा देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक को टेंशन नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अब सरकार अपनी जेब से पैसा निकाल के बैंक को दे रही, कैरी बांटो इसको, तो बैंक देगा पैसा। चलिए, इंडस्ट्री को पैसा मिला, धीरे धीरे इनका काम शुरू हुआ। जब भाई इंडस्ट्री की जेब में पैसा आएगा और इंडस्ट्री को काम करने का मोटिवेशन मिलेगा कि इनके पास भाई पैसा आ गया, तो यहां पर ये धीरे धीरे लोग जिनको जॉब से निकाल दिया गया था, धीरे धीरे लोग ये लोग काम पर वापस आने लगेंगे, और धीरे धीरे लोग इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देंगे। ठीक, पहला काम हो गया। दूसरा काम, सरकार ऐसा क्या करे कि इनकी जेब में पैसा आ जाए? आप सोचिए, सरकार ऐसा क्या करे कि आपके पास पैसा आ जाए? बताइए, सरकार ऐसा क्या करे कि आपके पास पैसा आ जाए? अब ये मत कहना कि सर सीधे खाते में डलवा दे, मोदी साहब ने कहा था ना वो 15 लाख डलवाने के लिए, तो सीधे अकाउंट में भेज दे सर, इसमें क्या नई बात है? मेरा सवाल ये है, सरकार ऐसा क्या करे कि भाई आपके पास पैसा आ जाए? व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू? चलिए देखते हैं। हम सभी लोगों ने नाम सुना है सब्सिडी का, उपदान। ये सरकार हमारी भलाई के लिए अपनी जेब से पैसे भी खर्च करती है, सब्सिडी। अब सवाल उठता है कि सरकार जो है सब्सिडी रेट्स को बढ़ाए कि घटाए? भाई बात है मदद की, अभी हम समस्या में चल रहे हैं, तो सरकार अपनी सब्सिडी की दरों को क्या करती है? बढ़ा देती है। व्हाट द गवर्नमेंट विल डू? गवर्नमेंट विल इंक्रीज सब्सिडी रेट्स, ताकि लोगों की जेब में पैसा आए और कुछ काम करना शुरू करें, लोग जो है मांग करें, डिमांड करें। साथ ही साथ सरकार को हम भर भर के जो पैसा देते हैं अपने अच्छे दिनों में, जब हम कमाते हैं तो सरकार को भर भर के पैसा देते हैं अपने अच्छे दिनों में, सरकार को क्या देते हैं? टैक्सेस। अब सरकार जो है पहले 100 रुपये पे हमसे जो है, पहले 100 रुपये के आइटम पर हमसे 50 रुपये टैक्स ले लेती थी।
अब सरकार ने कहा यार अब तो ये दिक्कतें चल रही हैं, तो यार मित्रों से अब टैक्स कम लिया जाए। तो सरकार कर की दर जो है उसको क्या करेगी, घटाएगी। कर की दरों में क्या करती, कटौती करती है। पहले 100 रुपए में मेरे को 60 रुपए टैक्स देना था, अब सरकार कह रही है 100 रुपए में बस आप 10 रुपए टैक्स दो। सो 50 रुपीज यू विल डायरेक्टली सेव विद इन योर पॉकेट। अब 50 रुपए अपनी जेब में बचेगा, उसको हम खर्च कर सकते हैं। भाई पैसा होगा तो उसको खर्च करेंगे, लिक्विडिटी ऑफ मनी है। तो धीरे धीरे अपने पास सब्सिडी की दरें बढ़ रही हैं, टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम बाजार में क्या करेंगे, डिमांड। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे पास लिक्विडिटी ऑफ मनी भी बढ़ गई, पैसा भी बढ़ गया। धीरे धीरे हम डिमांड करेंगे, लोगों के पास जॉब आ रही है, रोजगार भी शुरू हो गया, धीरे धीरे डिमांड होगा, इधर से सप्लाई होगी, डिमांड सप्लाई, धीरे धीरे मांग सप्लाई बढ़ेगी, और धीरे धीरे हम रिसेशन से बाहर निकल के रिफ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन की तरफ एंटर कर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बुरे दौर से सरकार बाहर निकाल सकती है, और गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो सब कुछ मैंने आपको बताया, ऐसा आपने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में होते हुए भी काफी हद तक देखा। आरबीआई ने एक तरफ तो अपने पिछले कोविड के बाद लगातार ब्याज दरें सस्ती की 1 से 1.5 साल, और कोविड के पूरे टाइम में सरकार ने बहुत सारा फंड रिलीज किया, बहुत सारे पैकेजेस रिलीज किए जिससे लोगों को मदद की जा सके। ठीक है, और फिर हमको अगर लगा कि फिर से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमने दूसरे कदम उठाए। देखिए इतनी बातें सभी को क्लियर हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट देखिए इतना, जस्ट अ सेकेंड। चलिए लिख लिया सभी ने, एक बार कमेंट करिए हाँ सर लिख लिया है, एवरीथिंग इज ओके। प्लीज क्विकली बताइए। तो आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी इज मोर पावरफुल, जिसमें आप क्या करते हैं, राहत कोष देते हैं, सब्सिडी रेट्स को बढ़ाते हैं, टैक्स की दरों को कम करके काम करते हैं, और आरबीआई अपनी तरफ से क्या करता है, ब्याज की दरों में कटौती करके काम करता है। तो फिस्कल पॉलिसी और मौद्रिक नीति हम डिटेल में काफ़ी पढ़ेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ रिसेशन में कैसे बाहर निकलेंगे वो कनेक्ट करना था, तो मैंने आपको बताया। ठीक है,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक यहाँ पर पॉइंट पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट सेशन पे मैं कॉजेस और वो बताऊंगा, आज हम बात करते हैं पहले इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इस टॉपिक से अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनता है। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्या हम टॉपिक देखेंगे? इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। चलिए इफेक्ट्स में हम लोग एक साइड देखेंगे सेक्टर, मतलब क्षेत्र, दूसरी साइड हम देखेंगे इफेक्ट या फिर असर या फिर प्रभाव। चलिए, तो ये है क्या टॉपिक, इसको समझते हैं। ठीक है, टॉपिक ये है कि देखिए, एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, है ना। देश में ना ज़्यादा महंगाई है, ना ज़्यादा मंदी है। नॉर्मल सिचुएशन चल रही, ना ज़्यादा महंगाई है, ना ज़्यादा मंदी है। ठीक, एक नॉर्मल सिचुएशन के बाद जो है देश में क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से अलग अलग तरह के लोगों पर उसका अलग अलग तरीके का असर आता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद, महंगाई बढ़ने के बाद किस पर कैसा असर पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है, भाई किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, किसका प्रॉफिट होगा, किसका लॉस होगा। तो फ़ायदा किसका है, नुकसान कितना है, किसका है, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। दैट पॉइंट विल अंडरस्टूड, है ना। उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहला इसमें हमें केस पढ़ना है ना, जिसमें हम बात करेंगे कंज्यूमर की। बहुत ही आसान आपके लिए। कंज्यूमर, कंज्यूमर बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता। चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि कंज्यूमर वर्ग को, उपभोक्ता वर्ग को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक नॉर्मल सिचुएशन के बाद, अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाती है तो कंज्यूमर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए आप लोगों को कमेंट्स, आपके कमेंट्स मेरे को ठीक है। क्वेश्चन मेरा यह है, एक नॉर्मल सिचुएशन के बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो उपभोक्ता वर्ग को भाई फायदा होगा या नुकसान होगा, तो हमको पता है यार, हमें 10 रुपए की चीज़ अगर 200 रुपए की मिलेगी तो हमारे लिए तो हानि है। तो कंज्यूमर वर्ग को, उपभोक्ता वर्ग को हमेशा क्या होती है भाई, हानि होती है। इसको क्या होता है, इसको लॉस होता है। तो कंज्यूमर वर्ग को, कंज्यूमर सेगमेंट को हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, या फिर इसको क्या होगी, हानि होगी। तो कंज्यूमर सेगमेंट को हमेशा क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास दूसरा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम लोग कहते हैं निर्माता। प्रोड्यूसर को फायदा होगा या नुकसान होगा। किसी ने अगर किसी चीज को बना रखा है तो भाई प्रोड्यूसर को फायदा होगा या नुकसान होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो हमें पता है 100 रुपए की चीज़ आप बना के 200 रुपए की बेचो, तो सीधी सी बात है उपभोक्ता को तो यहाँ पर क्या होगा, तो निर्माता को क्या होगा, प्रॉफिट। इसको तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाभ ही, इसको तो यहाँ पर आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। तो इसको तो क्या देखने को मिलेगा, इसको होगा हानि और इसको होगा क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट वन। फार्मर को, है ना, फार्मर, किसान वर्ग को यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फार्मर को। देखिए जब कभी भी हम फार्मर की बात सुनते हैं तो फार्मर का मतलब हमारे दिमाग में गरीब किसान आता है। तो फार्मर का मतलब गरीब किसान मत सोचिए, फार्मर का मतलब आप सोचिए निर्माता। फार्मर का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर। आपको क्या लगता है जो फार्मर है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, जो निर्माता है, उसको क्या होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? भाई 100 रुपए की चीज़ अगर मैं 50 रुपए की बेचूँ, 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए बाजार में बिक रही है, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत मुनाफा होगा। लेकिन अगर वही 100 की चीज़ 2 रुपए की बिके तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी, तो वो तो मेरे लिए क्या होगा, घाटा होगा, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। तो फार्मर की अगर बात करें तो फार्मर को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो फार्मर को अगर महंगाई बढ़ती है तो इसके लिए अच्छी बात है, इसके लिए क्या होगा, इसका लाभ, इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। फार्मर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें तो टैक्स रेट्स, है ना, अगर महंगाई बढ़ती है तो भाई कर के दरों में सरकार क्या करेगी, टैक्स रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या गिरावट देखने को मिलेगी, टैक्स रेट्स बढ़ेगा या टैक्स रेट्स गिर जाएगा? तो सीधी सी बात है, अगर महंगाई बढ़ती है, अगर यहाँ पर हम देखें तो टैक्स रेट्स की अगर हम बात करें तो टैक्स रेट, जब महंगाई ज़्यादा रहेगी, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी, तो सरकार ज़्यादा पैसा हमारी जेब से निकाल सकती है, तो सरकार भी मोटा कमाएगी। तो टैक्स रेट्स में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, ये इसमें होता है इंक्रीज। टैक्स रेट्स क्या होता है, इंक्रीज। जब सरकार देखती महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो सरकार भी टैक्सेस बढ़ा के रखती है, ये होता है इंक्रीज। इसमें क्या आपको देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो टैक्स रेट में आपको इंक्रीमेंट या फिर वृद्धि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो टैक्स रेट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसमें आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक, तो कंज्यूमर को क्या होती है, हानि होती है, प्रोड्यूसर को क्या होता है, प्रॉफिट, फार्मर को क्या होता है, प्रॉफिट, टैक्स रेट्स को क्या होते हैं, टैक्स रेट्स बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ टैक्स रेट्स के अलावा अगर हम देखें फिक्स्ड इनकम ग्रुप, फिक्स्ड इनकम ग्रुप का मतलब होगा एक निश्चित आय समूह, एक निश्चित आय वर्ग के पास, कि मेरी 10,000 रुपये सैलरी तो 10,000 आनी है, चाहे महंगाई बढ़े या घटे। तो फिक्स इनकम ग्रुप को भाई सीधी सी बात है, 10,000 सैलरी 10,000 रुपये आनी है, तो इसमें तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा, इसमें तो मेरे को क्या होगा, हानि देखने को मिलेगी। ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जब फिक्स इनकम ग्रुप है, जितना है उतनी सैलरी मिलेगी, तो वहाँ पर फ़ायदा तो अपना होना नहीं। अब बिकॉज अपना फ़ायदा होना नहीं है तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी बात अपने लिए नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक कमेंट्स में आपके कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ इशू है, तो अभी के लिए फिलहाल सेशन में इतना करते हैं। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे तो इसी सेशन को आगे रिज्यूम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं।